सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मुंतखब होने के बाद भी और मुंतखब होने से पहले भी, यानी वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले भी, अपनी तकारीर में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में या अपने इंटरव्यूज़ के अंदर मुतादिद बार पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम का हवाला दे चुके हैं कि उन जंगों की वजह से जिन मुल्कों ने वो जंगें लड़ी उनको कितना नुकसान पहुँचा और उन जंगों के ख़ात्मों के बाद उन मुल्कों ने आपस में ताल्लुकात को कैसे बेहतर किया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उन तारीख़ी हवालों का जिक्र पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत या पाकिस्तान और ईरान यानी पाकिस्तान के हमसाया पड़ोसी ममालिक के तनाजुर में करते रहे हैं। यही जिक्र इमरान खान साहब ने जर्मनी और फ्रांस से मुताल्लिक नवंबर 2018 में किया था एक तकरीब में खिताब करते हुए। ज़रा सुनवाइएगा। अगर फ्रांस और जर्मनी जिन्होंने कितनी जंगें लड़ी और करोड़ लोग एक दूसरे के मारे, अगर वो आखिर में एक ऐसे हमसाये की तरह रह सकते हैं जिधर उनके पास आज ओपन बॉर्डर्स हैं, तजारत है, ट्रेड है, आज वो सोच भी नहीं सकते जंग लड़ने का, क्योंकि उनकी कनेक्शन बिजनेस का, सरमायाकारी का ऐसा कनेक्शन हो गया कि वो अब सोचते भी नहीं है। राइट जी, प्राइम मिनिस्टर जर्मनी और फ्रांस का, इसके अलावा भी प्राइम मिनिस्टर ने कई मौक़ों पे जर्मनी और फ्रांस का जिक्र किया। यानी ये दोनों ममालिक अगर एक ज़माने में दुश्मन थे तो आज वो किस तरीके से दोस्ताना माहौल में दोनों ममालिक रह रहे हैं। हालिया दौरा ईरान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जर्मनी और फ्रांस का ही जिक्र करना था, लेकिन गैर इरादी तौर पर उनकी ज़बान फिसली और उन्होंने क्या कहा, ये ज़रा सुनवाओ। Germany and Japan killed millions of their civilians until after the Second World War they decided that they would have on the border region of Germany and Japan, they had joint industries. राइट जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जर्मनी और फ्रांस का ही जिक्र करना था दौरा ईरान में, लेकिन उन्होंने गैर इरादी तौर पर जर्मनी और जापान का जिक्र कर दिया। यानी तासुर ये मिला कि शायद वज़ीर-ए-आज़म जर्मनी और जापान को दो हमसाया ममालिक के तौर पर ज़ाहिर करना चाह रहे हैं, जो कि स्लिप ऑफ टंग जिसको कहा जा रहा है, और ये गैर इरादी तौर पर। अब माजी में हमारे मुख्तलिफ सियासी रहनुमा, सियासी कायदीन जमातों के, वो गैर इरादी तौर पर जब उनसे स्लिप ऑफ टंग यानी उनकी अगर ज़बान फिसली तो उन्होंने गैर इरादी तौर पर क्या गुफ्तगू की माजी में, ज़रा ये आपको सुनवाते हैं। आपने अपने वालिद साहब को बताना है कि वालिद साहब जिस भी मर्जी पार्टी में आप पहले थे, अब मेहरबानी करें कि जाएं और शेर के ऊपर मोहर लगाएं और शेर के ऊपर मोहर लगाएं। शहबाज शरीफ साहब ने जंगला बस बनाई है। मैं हूँगा, बिलावल होगी। अपने कायद, अपने पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, अल्लाह ताला उसकी वालदा को और लंबी उम्र दे। वो वालदा का बहाना बनाकर जैसे कोई साइकिल चोर या आज इस जलसे में बीवी शहीद हमारे साथ है और उसका लख्ते जिगर बिलावल भुट्टो शहीद हमारे साथ है। बिलावल भुट्टो शहीद हमारे साथ है। बिलावल भुट्टो शहीद हमारे साथ है। इस दफा आवाम ने कहा ये सब सूत्रों से आप चाहना ताड़े हाथ कट देवांगे। हमेशा धांधली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जानिब से की जाती है। हमेशा धांधली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जानिब से की जाती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को, आने वाली नस्लों को, अफवाज पाकिस्तान को, आपके और हमारे महबूब कायद जरदारी साहब को जन्नतुल मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जिनकी ये ख्वाहिश थी, उसको आज अमली इतना अपने आप को अजमतों पर बुलंद करो कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। एक ही बस में एक ही सफ में खड़े हो गए
Our friendship is higher than the Himalayas and deeper than the deepest sea in the world. This is and sweeter than honey. राइट जी, ये आपके हिस्से मजाक को जगाने के लिए भी था प्रोग्राम के आगाज़ में। कहीं पे खुद पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरियाल तालपुर साहिबा गैर दानिस्ता तौर पर बिलावल भुट्टो साहब को शहीद कह गई, कहीं शहबाज शरीफ साहब जैसे अदबी ज़ौक़ रखने वाले शेर को गलत कह गए और सफ़ की जगह पर उन्होंने बस इस्तेमाल कर दिया, कहीं मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान और अरकान पार्लियामेंट वो इमरान गो की बजाय गो नवाज गो कह गए। तो ये जो स्लिप ऑफ टंग है या ज़बान का फिसलना गैर इरादी तौर पर, ये तमाम इंसानों से इसकी गलती हो सकती है, मुझसे भी एंकरिंग के दौरान ये गलती हो सकती है और मेरे जो मेहमान मौजूद हैं उनसे भी हो सकती है। तो ये जो वज़ीर आज़म से जो ये गलती हुई गैर इरादी तौर पर, इस पर जो अपोजिशन बात कर रही है उस पर ज़रा हम चाहते हैं प्रोग्राम के आगाज़ में गुफ्तगू करें। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निसार चीमा साहब, ऑनरेबल मेंबर रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शौकत बसर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑनरेबल मेंबर मरकज़ी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। बसर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और नवाब अली वसांत साहब रुकन असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। तो निसार चीमा साहब, सबसे गलती हो सकती है, अगर प्राइम मिनिस्टर से हो गई है तो बख्श दें आप लोग। नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। देखिए, बात ये है, स्लिप ऑफ टंग किसी से भी हो सकती है, लेकिन देयर मस्ट बी ए लिमिट टू इट। देखें, स्लिप ऑफ टंग के पीछे ये बड़े बड़े ब्लंडर्स को कहाँ तक छुपाएंगे। देखें, इंडिया के हवाले से इन्होंने बार बार जिस तरह की बातें की, ये अब ये है कि कुछ स्लिप ऑफ टंग तो नहीं है ना, पुलवामा को टेररिज्म कहें, वो बार बार कहें, यानी एक बार नहीं एक से ज़्यादा बार कहें कि जी मोदी साहब जो है उनका जीतना पीस टॉक्स की कामयाबी के लिए ज़रूरी है, कश्मीर के लिए बेहतर होगा। अंदाज़ा कर लें कि जो कश्मीरियों का कातिल है, गुजरात के भारतीय गुजरात के मुसलमानों का कातिल है, बुचर ऑफ गुजरात है, बुचर ऑफ कश्मीरीज़ है, ये कह कि आप कश्मीरियों के और बर सगीर के सारे मुसलमानों के ज़ख्मों पर आप नमकपाशी कर रहे हैं, तो ये किस तरह की, ये कुछ स्लिप ऑफ टंग नहीं है। असल बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब सोच समझ के अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते। वहाँ देखना, ईरान में दूसरी जो बात उन्होंने की कि जी पाकिस्तानी सॉइल इस्तेमाल होती रही है, ये बात सही है कि जी वहाँ जो टेररिस्ट ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं ईरान के खिलाफ फ्राम विद इन पाकिस्तानी सॉइल, ये देखिए। लेकिन शीरी वज़ारी साहब कह रही है कि आप लोगों ने आधा जुमला उठा लिया है, दूसरा वज़ीर आज़म का वो जुमला नहीं उठाया। नहीं, क्या दूसरा जुमला जो है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है? कैसे करता है वो? ये तो आपने एक कन्फेशनल स्टेटमेंट दी है जो पूरी दुनिया हमारे खिलाफ इल्ज़ाम तराशी कर रही है और हम इनकार कर रहे हैं कि कतन नहीं, हमने, हमारा कोई ग्रुप इस तरह नहीं ऑपरेट कर रहा हमारे मुल्क से। अगर कोई करता है तो हमें बताएं। आज तक अमेरिका कोई सबूत नहीं दे सका, हिंदुस्तान कोई सबूत नहीं दे सका, और हम जाके खुद एक गैर मुल्क में जाके और एक कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहे हैं अपने खिलाफ, खुद एक दुनिया के हाथ में एक सबूत दे रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान खुद कन्फेस कर रहा है। किस कदर जुल्म की बात है, ये कुछ स्लिप ऑफ टंग नहीं है। मैं फिर गुजारिश करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इससे उनको देखें, बात ये देखें लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, सच्ची बात ये है, गवर्नेंस का कोई तजुर्बा नहीं है। वो तो देखे एक खिलाड़ी के तौर पे जिस तरह का तजुर्बा था, या तजुर्बा है उनको कंटेनर का, इस तरह की लूज टॉक वो करते हैं। नहीं, लेकिन वो जिनको 3 दफा का तजुर्बा है वो भी मैंने दिखा दिया कि वो एक बड़ा कॉमन सा जुमला है चीन से दोस्ती के मुतालिक, वो बात हिमालय से ऊंची और समुद्रों से गहरी, वो भी नवाज शरीफ साहब से नहीं बोला जा रहा। देखें, उससे देखें पाकिस्तान के मफादात को कहीं नुकसान नहीं पहुंचा। ये तो ये कि पाकिस्तान के खिलाफ खुद आप एक गवाह बन रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खुद पाकिस्तान के खिलाफ, अपने वतन के खिलाफ एक कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहा है। ये बड़ी ज़्यादती की बात है, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है। मैं फिर कहूँगा कि मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब को अल्फाज का इंतखाब बहुत सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन वो ये कहते हैं ना कि जी मैं पर्ची, या तो मैं पर्ची तो नहीं मैं पकड़ सकता ना, जैसे नवाज शरीफ साहब पर्ची, जैसे बिलावल साहब पर्ची ना पकड़े। वो कहते हैं फिल्म नहीं बोलूंगा, नहीं फिल्म बुद्धि बोलें, लेकिन लूज टॉक ना करें, सोच समझ के बात करें, क्योंकि रिपरकशंस होती है ना अगर वज़ीर आज़म अगर मुल्क का गुफ्तगू मुल्क और कौम के मफादात की बात है। आपकी एक एक बात जो है, एक एक लफ्ज़ आपका पूरी दुनिया सुन रही होती है, इसलिए ये बड़ा हसास मसला है, बड़ा सेंसिटिव है। आपको अल्फाज का इंतखाब बहुत सोच समझ के, एक आम आदमी को बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तो देखें सबसे हसास, सबसे सेंसिटिव, सबसे इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे है, तो वो उसकी तो एक एक बात नोट होती है। बिल्कुल सही है। जी शौकत बशर साहब, हमने तो दिखाया कि सबसे गलती हुई है, लेकिन डॉक्टर साहब का ये मौक़िफ़ है कि वज़ीर आज़म से अगर इस तरह की गलती होगी और
वो भी एक ऐसे फोरम पे जहां पे वो एक और मुल्क के सदर के साथ बैठ के मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो वहां पे इसकी कोई माफ़ी की गुंजाइश नहीं हो सकती वज़ीर आज़म को। अमीर अब्बास ये कंफ्यूज्ड लोग हैं, ये घबराए हुए हैं, इनको समझ नहीं आती हम क्या कहें क्या ना, कहने के लिए तो कुछ भी नहीं है। अंदाज़ा करें जिनकी लीडरशिप लूट मार करप्शन में जेलों में पड़ी है, कुछ लोग यहाँ मुल्क से फरार हो गए हैं। जेलों में किधर पड़ी है? और शौकत साहब, इनका कोई पता भी जेल में नहीं है। 1 मिनट, शौकत साहब सारे जेल से बाहर है। नहीं, वो जाहिर है वो तो बेल पे गए हैं ना भाई। ऐसी बेल जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं मिली मेरे भाई, वो कंडीशनल बेल है। अभी अप्रैल में वो मियाँ साहब तशरीफ लाने वाले हैं वापस जेल के अंदर। लेकिन मैंने एक विचली खबर आपको बता रहा हूँ जो ज़राए ने मुझे बताया है कि 8-10 बीमारियां जो है ना, उन्होंने सफ़र शुरू कर दिया है रायवंड की तरफ, और वो सुना बड़ी मूजी बीमारियां हैं, उनकी खबर किसी वक्त भी आ सकती है, और वो ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज पाकिस्तान में शायद मुमकिन नहीं होगा। सब बोलो अल्लाह ताला मियाँ साहब को सेहत दे, क्योंकि बाबूजी की सेहत के साथ ही हमारी रिकवरी है। अगर बाबूजी सेहतमंद रहेंगे तो हमारा लूटा हुआ माल वापस करेंगे। देखिए, मैं बात चूंकि आपने डिफरेंट कर दी, अमीर अब्बास गुजारिश ये है, मुझे इंतहाई अफसोस हो रहा है इस अपोजिशन पे। अंदाज़ा करें जब इनके पास कुछ नहीं कहने के लिए, क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या कहा है उन्होंने। इमरान खान साहब ने, पहले मैं वो बता दूं, उन्होंने ये कहा है कि हमें अपनी सरजमीन और ईरान को अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देनी चाहिए दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए। अच्छा मुझे बताएं, हमने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब किन के खिलाफ किया था? नेशनल एक्शन प्लान किसके खिलाफ था? और सबसे बढ़कर अमीर अब्बास, हमने 1 हफ्ता पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की शाह महमूद कुरैशी साहब ने, और कहा कि ईरान के अंदर से लोग आए और उन्होंने दहशतगर्दी की जिससे हमारे लोग शहीद हुए। और फिर वहां पे जो कुलभूषण यादव है वो कहां से आता है? अब बात यह है कि इतनी डेयरिंग स्टेटमेंट मेरे ख्याल में वो ही दे सकता है जो पाकिस्तान के हकाइक को समझता होगा। और मुझे बताइए, अगर ईरान ऐसी स्टेटमेंट देते तो ईरान हमारे दौरे की दावत कबूल करता, ज्वाइंट डिक्लेरेशन आता, वहां से क्या कहा गया? कश्मीर के हवाले से, ट्रेड के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन आता है। और दूसरी बात अमीर अब्बास, मैं क्या कहूं, जब एक पार्टी का लीडर मियां नवाज शरीफ साहब मोदी, जिसको मैं मूजी कहता हूं, उसके साथ जाती दोस्तियां निभाते हैं, इनकी सालगिरह में शरीक होता है, सजन जिंदाल मरी की पहाड़ियों में बगैर वीजे के आता है और इनसे मुलाकातें करता है। अब मैं यानी कि जीती हुई कारगिल की जंग हम जाके भारत के पांव में हार देते हैं। और फिर सबसे बढ़कर यार, बिलावल साहब ने पिछले दिनों क्या कहा नेशनल असेंबली में, और ये सोची समझी स्टेटमेंट्स हैं। उन्होंने ये कहा कि इसलिए मौजूदा हुकूमत ने उनको, हाफिज सईद साहब को और दूसरे लोगों को पकड़ लिया है कि भारत के जहाज कहीं उन पर हमला ना कर दे। मेरा ख्याल है ऐसी सस्ती सियासत जो है ना, और ऐसी झूठ वाली सियासत से परहेज करना चाहिए, इनको इश्यूज के ऊपर आना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे भाई निसार चीमा साहब माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं और पढ़ी लिखी फैमिली से तल्लुक़ रखते हैं। मुझे इंतहाई अफसोस हो रहा है जिस किस्म की ये गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे बताएं, फ्रांस और जर्मनी, क्या इसमें क्या हो गया? क्या लफ्ज फ्रांस कहना था, कुछ जानबूझ के तो नहीं कह दिया ना? इससे क्या तसर खराब हो गया? बार बार ये उछाल रहे हैं इस लफ्ज को भी। और दूसरा कि जी ईरान में जाके उन्होंने स्टेटमेंट दे दी। भाई ईरान में जाके उन्होंने हकाइक का सामना किया है। आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, आप अपने पड़ोसियों से डायलॉग करते हैं, तो बसरा साहब मुज़ाकरात करते हैं, अगर नवाज शरीफ साहब ने भी कोई कन्फेशन स्टेटमेंट दे दी अगर डॉन लीग्स की सूरत में, अगर उस वक्त उन्होंने कोई बात ऐसी कर दी होगी कि हाँ पाकिस्तान में कुछ ऐसा होता रहा है माजी में, तो वो नहीं होना चाहिए, तो उस वक्त तो आपने मियां साहब की गर्दन दबा ली थी। नहीं, सुनिए, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे तो डिफरेंस है। डॉन लीग्स में क्या था? डॉन लीग्स में ये था कि जी मियां नवाज शरीफ साहब ये फरमा रहे थे कि हम लोग इन जहादी कार्रवाइयों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। अफवाज पाकिस्तान हमें कार्रवाई नहीं करने दे रही। वो फौज के खिलाफ बयान दे रहे थे, वो फौज जिसने दहशतगर्दी को खत्म किया, जिसने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब किया। तो मेरा ख्याल है चीमा साहब, हमें थोड़ा सा सियासत को इस हद तक नहीं ले जाना चाहिए
कि आप एक आपका प्राइम मिनिस्टर बराबरी की सतह पर बैठ के डायलॉग करता है और उनको जाके आईना दिखाता है ईरान को कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और आइंदा हम ऐसे इकदाम करें, हम पड़ोसी हैं, हम एक दूसरे का अमन से रहना चाहते हैं। आप देखें ना सऊदी अरेबिया के विजिट के बाद कितनी बेचैनी पाई जा रही थी ईरान के अंदर, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेट्समैन होने का सबूत दिया, एक लीडर होने का सबूत दिया और ईरान के साथ जाके डायलॉग की बात की, मुज़ाकरात की बात की, ट्रेड की बात की, कश्मीर की बात की। नवाब साहब, आज इमरान खान साहब जो हैं वो ये हो नहीं सकता कि वो जलसा करें और वो आपकी लीडरशिप का जिक्र ना करें, वो भूल जाएं बिलावल साहब को या जरदारी साहब को। आज जो इमरान खान साहब ने जिक्र किया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, किन अल्फाज में जरा सुनवा दें। मैं बिलावल भुट्टो साहिबा की तरह मैं कोई कागज की पर्ची पे नहीं आया था कि जी मुझे वालदा ने जायदाद में पार्टी दे दी है। मैं मेहनत करके आया था, नाम मुझे कोई सी जनरल जलानी ने मुझे उठा के तो वजीर आला बना दिया था। इसलिए जी जनरल जलानी वाला पोर्शन तो खैर डॉक्टर साहब का बनता है, लेकिन नवाब साहब एक तो उन्होंने साहिबा कह दिया बिलावल साहब को, और जो बाकी उन्होंने कहा जी पर्ची, यानी वो जो विल है मोहतरमा की, उस विल के ऊपर जो है वो बिलावल साहब चेयरमैन बन गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर साहब, जिस तरीके से ये इमरान खान बोल रहा है कि मैं तो कहता हूं कि ये डबल पर्ची पे आए हैं। बिलावल भुट्टो कोई पर्ची पे नहीं आए। बिलावल भुट्टो उनकी विरासत में आए हैं, जो अपनी माँ और नाना की जो थी, जो अभी भाई मेरे दोस्त जो बैठे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अभी जो बसरा साहब बैठे हैं, तो इनसे तो पूछो, कल आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से तो बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते थे। आज जो है घबराओ नहीं, तुम जितना भी बोल दो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। जो किसी से बेवफाई करता है तो कहीं उसको कुछ हासिल नहीं होता। मैं ये इनको कहना चाहता हूँ को जिस तरीके से आप ईरान में गए, जिस तरीके से आप सोशल मीडिया पे देखें, पूरी टॉप 10 में ये चल रहा है कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म ने ये बात की है ईरान और जर्मनी, ईरान और जापान और जर्मनी की बात की है। जिस वज़ीर आज़म को ये पता नहीं है कि उनकी सरहदें कहाँ मिलती हैं या कितना फ़र्क है, और वज़ीर आज़म को ये पता नहीं है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल होती है आपके मुल्क के लिए, तो देखें, आप सोशल मीडिया पे देखें, दुनिया देखें, गोल्फ अखबार देखें, न्यूज़ देखें, जो फॉरेन कंट्री की जो भी अखबारें हैं वो देखें, जिस तरीके से हमारा मजाक उड़ाया गया है। उन्होंने लिखा है क्लियर, इनके लिए एक ट्विटर होना चाहिए, पहले इनको समझाए 1-2 घंटे, फिर आगे इनको कहीं मुल्क में भेजा जाए। ये तो नहीं तो इनको पता ही नहीं होगा कि हमारे मुल्क में कितने सूबे हैं, तो ये भी बोल देगा। तो मसला ये है कि जिस वो आए हैं, जिस तरीके से वो हुकूमत कर रहे हैं, वो सबको पता है कि किस तरीके से आए हैं और किस तरीके से इन्होंने किया है। ये बिलावल भुट्टो के बराबर नहीं है कि बिलावल भुट्टो एक लीडर है। वो हमारी पार्टी ऐसे पार्टी है कि इनको पता नहीं है, इन्होंने कभी जेल नहीं देखी, इनको ये सिर्फ पता है कि इन्होंने रेफरेंडम में वोट किया था, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने दी, आसिफ अली जरदारी साहब ने 10 साल जेल काटे, और बिलावल भुट्टो जिला वतन रहे, बचा था। तो क्या बातें कर रहे हैं कि ये बच्ची जैसी। नवाब साहब देखिए, ये बातें कर रहे हैं कि अच्छा नवाब साहब देखिए ना, आपने कहा कि इमरान खान लीडर नहीं है और बिलावल भुट्टो लीडर हैं। देखिए, इमरान खान की तो 22-23 साल की एक पॉलिटिकल स्ट्रगल, एक पॉलिटिकल पार्टी, और जलसे वलसे और कैंपेन इलेक्शन भी लड़ते रहे। बिलावल साहब की तो सारी उम्र ही 29-30 साल होगी, तो वो कैसे आप इमरान खान के साथ कैसे मिला सकते हैं? वैसे समझा दें जरा। नहीं, अमीर अब्बास साहब, ये तो मुझे बताएं, ये पहले एक सीट जीता था, एक सीट के बाद ये प्राइम मिनिस्टर बन गया कि इतनी लोगों की इनके साथ हमदर्दियां थी, एक संपत्ति थी, ये इन्होंने बड़ा कारनामा दिखाया था। लोगों को पता है कि जिस तरीके से ये आ रहा है, जिस तरीके से ये पाकिस्तान की सिचुएशन बनी हुई थी, वो सबके सामने है कि किस तरीके से इन्होंने सिचुएशन बनाई थी। और इलेक्शन आपको पता है कि जिस तरीके से इलेक्शन हुआ और जिस तरीके से ये खान साहब बने, तो देखें, इस तरीके से नहीं होता कि खान
खान साहब पहले इनसे हम सिर्फ कुछ नहीं पूछते, हमें चोर भी डाकू भी सब कुछ ये कह देते हैं, बता देते हैं। ये बताएं कि 1 साल होने के इन्होंने एक काम कोई अच्छा किया? ये केपीके में जाएं, जो ग्रीन ट्रेन चलाई है, ग्रीन ट्रेन चलाई है, 28 करोड़ से लेकर 70 से 100 से क्रॉस कर गया। नवाज शरीफ साहब पे ब्लेम लगाते थे, अभी ये खुद इन्होंने कौन सी 6 साल जा रहा है, कुछ नहीं चलाया इन्होंने केपीके के अंदर, वो तो सारे खड्डे के खड्डे हैं। अच्छा, मैं एक चीज पूछ के जरा शौकत साहब से, फिर मैं जरा डॉक्टर साहब से एक सवाल करना चाहूंगा। बसरा साहब शॉर्टली बता दें, ये जो इमरान खान साहब ने बिलावल साहब को कहा है बिलावल साहिबा, अब ये बता दें कि ये दानिस्ता तौर पे कहा है, गैर दानिस्ता तौर पे, जबान फिसली है या वाकई सोच समझ के कहा है? नहीं, इन्होंने सोच समझ के कहा है। इनको पता नहीं है कि बिलावल भुट्टो क्या है। बिलावल भुट्टो उन एशिया की लीडर जो दुनिया मानती थी उनका बेटा है और उसका जिसका नाना है, तो इनको पता नहीं है कि सियासत ये तो नवाब साहब। अच्छा चले, एक और चीज दिखानी है शौकत भाई, एक और चीज दिखानी है शौकत भाई, एक और चीज आप एक मिनट एक चीज दिखा रहे थे मुझे, ब्रेक में जाना टाइम कम हो जाएगा, जरा ये दिखा दें। आपने कहा कि जी वो गैर इरादी तौर पे अपने कहा है कि वो बिलावल साहब के बजाय, अब कल मुराद सईद साहब के बारे में नवाब साहब की पार्टी ने और डॉक्टर साहब की पार्टी ने असेंबली के अंदर क्या कहा है, ये जरा दिखाएं। बड़े अदब से अपोजिशन से भी गुजारिश करता हूं कि आपने जो पॉइंट्स उठाए हैं मैं बिल्कुल उसी का जवाब दूंगा। अगर आप सुन ले कि स्पीकर साहब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी बात कर लूं। इन आईना दिखा दूंगा। जी मुराद सईद, आप बोले, आपका माइक ऑन है, आप बोलते नहीं है, आप बोले ना, माइक ऑन है। नो स्पीकर साहब मैं तब तक नहीं बैठूंगा जब तक बोलने नहीं देंगे, जब तक बोलने नहीं देंगे मैं बैठूंगा नहीं। राइट जी, फ्रांस की जगह पे जापान तो गैर इरादी तौर पे हो सकता है, बिलावल साहब को साहिबा भी मुमकिन है गैर इरादी तौर पे कहा हो, लेकिन डॉक्टर साहब ये जो आप नो बेबी नहीं बोलेगा कह रहे हैं मुराद से, ये तो इरादी तौर पे था ना। देखें मेरे बात ये है कि सबको एक बावकार अंदाज अपनाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। हम सबको भी, और सबसे ज़्यादा वज़ीर आज़म को जो पाकिस्तान के सबसे बड़े मनसब पे इस वक्त विराजमान हैं, उनके मुंह से इस तरह के अल्फाज, एक ये पहली दफ़ा तो नहीं है ना किसी, ये तो कल्चर ही उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, गाली गलोच वाला। कंटेनर पर खड़े होकर बड़े बड़े लीडरों को, आपको पता है कि मौलाना फजल रहमान के बारे में क्या क्या कहते हैं? आज भी उन्होंने याद किया है, क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मतलब दिखा दे, जल्दी से दिखा दे जरा मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में आज क्या क्या है। इमरान खान साहब, मैं आता हूं, जरा जल्दी से दिखा दें, जल्दी से दिखा। 12th मैन है पॉलिटिक्स के, जिनकी विकेट उड़ गई थी, मौलाना फजल रहमान। वैसे मौलाना फजल रहमान का तो बड़ा सस्ती कीमत है, एक कश्मीर कमेटी का चेयरमैन और एक डीजल का परमिट दे दो, मौलाना साथ आ जाएंगे, बाकी सब का आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी मैंने। देखें ये अल्फाज हैं, ये एक वज़ीर आज़म के मुंह से, एक आप देखें आपके हज़ार इख्तलाफ हो सकते हैं किसी लीडरशिप से, किसी अपोजिशन के लीडर से, ये लेकिन वज़ीर आज़म के मुंह से यानी ये इस तरह का अंदाज़, इस तरह के अल्फाज, एक बावकार अंदाज़, एक संजीदा अंदाज़ अपनाना चाहिए वज़ीर आज़म को। और ये जिस तरह का उन्होंने गालम गलोच, बेबुनियाद इल्ज़ामात, बाजारी ज़ुबान, लूज़ लैंग्वेज, लूज़ टाक, ये नहीं होना चाहिए। देखिए बड़ी बदकिस्मती की बात है, अगर किसी ने मुराद सईद के बारे में भी कोई तौहीन अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए वो भी देखिए ना, वफाकी वजीर भी हैं, नुमाइंदे भी हैं, आप नो बेबी बेबी नहीं चलेगा, बेबी का फादर चलेगा। हमें भी बोलने दो, मैं आता हूं, देखिए मेरी बात सुन, मैं जी कह रहा हूं, मैं तो किसी की गलती को डिफेंड नहीं करूंगा। मैं तो कह रहा हूं, आप वैसे कल शरीक जुर्म तो नहीं थे इसमें? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये असेंबली में थे आप? मैं असेंबली में था, लेकिन ये देखिए हम सबको बावकार अंदाज अपनाना चाहिए। बस एक ब्रेक ले लें आपकी इजाजत से, वापस आते हैं यहीं से जरा ब्रेक से। शौकत बसरा साहब रहे हैं असेंबली के अंदर और नवाब साहब और डॉक्टर साहब इस वक्त हैं असेंबलियों का हिस्सा। ब्रेक से वापसी में बात करते हैं कि ये कौन सिखाएगा इनको, इतने सीजन्ड लोग हैं, इनको कौन सिखाएगा कि गुफ्तगू कैसे करनी।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुख्तसर डॉक्टर साहब आप बात कीजिएगा, फिर मैं ज़रा मैं गुजारिश कर रहा था कि मैं हमारे दोस्त हैं शौकत बसरा साहब, जो भी वो फरमा रहे थे, मुझे उन पे कोई ऐसा ना अफसोस होता है। देखिए उन्होंने अपनी वफादारी का ज़ाहिर है कि यकीन दिलाना है नई अपनी लीडरशिप को, नई पार्टी को। शौकत बसरा साहब, शौकत बसरा साहब, शौकत बसरा साहब देखें वो जो है वो पिछला दौर था, वो जरदारी साहब उनकी नज़र में बहुत बड़े स्टेट्समैन थे। अब इमरान खान हैं। ऐन मुमकिन है कि हमारे दोस्त शौकत बसरा साहब आने वाले वक्त में उनकी नज़र में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ उनकी नज़र में बहुत बड़े मुदब्बर हों, बहुत बड़े स्टेट्समैन हों। लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है। वो फरमा रहे थे, डॉन लीस का जिक्र करते हुए फरमा रहे थे कि उस वक्त उन्होंने कहा जी कि फ़ौज वो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है। ज़रा गौर करें कि इमरान खान साहब ने ये कहा है, आपको भी पता होगा, आपके इल्म में होगा, उन्होंने फरमाया चंद दिन पहले कि फ़ौज ने टेररिस्ट ग्रुप जो है वो बनाए, फ़ौज ने बनाए, आर्म फोर्स ने बनाए। अंदाज़ा करें कि ये कितना बड़ा ये जुल्म है। आप अपनी फ़ौज को बदनाम कर रहे हैं पूरी दुनिया में। जी फ़ौज ने टेररिस्ट ग्रुप बनाए। फ़ौज ने कौन से टेररिस्ट ग्रुप बनाए? फ़ौज ने तो पूरी दुनिया ने अफगानों की जंग आज़ादी में उनकी सपोर्ट की, हमने भी की, सही है, हमारे हर इदारे ने की। स्टेट पॉलिसी थी, स्टेट पॉलिसी थी, बिल्कुल सही। ये कहना कि जी उन्होंने दहशतगर्द ग्रुप बनाए, ये तो बड़ा जुल्म है, बड़ी ज्यादती है। फौज ने कभी इस तरह, फौज ने तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है और बड़ी कामयाबी के साथ लड़ी और जीती है अल्लाह के फजल से, पूरी कौम के तावन के साथ। बिल्कुल सही है। जी नवाब वसात साहब कुछ फरमाना चाह रहे थे ब्रेक से पहले। आप सर आप ये अमीर अब्बास साहब मुझे ये बताएं कि ये जो धरना था इन लोगों का, हम असेंबली में बैठे हुए थे और नून की हुकूमत थी, आपको पता है कि जिस तरीके से ये लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे कि इनको जूते मारो, इसको डंडे मारो, ये कहाँ था इनका अखलाक? ये अभी हुकूमत में बैठ के भी जो इनके फवाद चौधरी कुदरत का करिश्मा है तो वो लोग नहीं है। आज वो मिनिस्टर वो उनसे चेंज हो गए। रोजाना जो टीवी पे बार बार आते हैं किसी को चोर, किसी को डाकू, अभी तो बोले अभी कहाँ गायब हो गए। ये कुदरत का करिश्मा है, कुदरत इनसे हिसाब ले रही है। जिस तरीके से ये किसी को बेइज्जत करते हैं तो कुदरत बट भी ये अंधे की नगरी चरबट राजा नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं अमीर अब्बास साहब, हमारे लीडर ने कभी भी बदतमीजी नहीं की। वो इसलिए कि आप देखें इलेक्शन का पूरा टाइम देखें, जो एंकर बैठे हुए थे तारीफ कर रहे थे, जो अच्छा टाइम ये जो बिलावल साहब जो कराची से निकले हैं पूरे सिंध और पंजाब में गए तो कहीं भी ऐसी बदतमीजी नहीं की। कहीं अमीर अब्बास साहब ऐसे डिस्ट्रिक्ट में घूमो, कहीं शहर में घूमो, आपको लोग बताएंगे कि इमरान खान के लिए क्या लोग जहन रखते हैं, क्या वो जो बोलते हैं। इनके वादे और इनकी परफॉर्मेंस जो है, इस मुल्क पे, इस पाकिस्तान पे 22 करोड़ आवाम पे रहम करें। ये गाली गलोच निकाल दे, सियासत को आगे बढ़ाएं। ये अगर आप नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं आपके खिलाफ बात करेगा। आप जब बोलोगे तो 10 मरतबा आपको सुननी पड़ेगी गालियां भी। आप ये नहीं कहो कि हम 30 मार हैं हुकूमत में बैठे हैं, मुझे तो कोई और भी कमजोर नहीं है। आपको दिखाएंगे कि क्या होता है। ये जी पाकिस्तान में जैसे इलेक्शन हुआ, इमरान खान साहब ने बड़े बड़े दावे किए और पीटीआई से इंडिया में इलेक्शन हो रहा है और इंडिया में भी जो है वो बड़े बड़े दावे वहाँ के सियासतदान, चाहे वो मोदी साहब हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। तो राहुल गांधी जो है उन्होंने वहाँ पे एक बहुत बड़ा दावा किया है, अपनी आवाम के सामने मंशूर रखा है और उस मंशूर के ऊपर तंजन कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है वो इंडिया के इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान साहब ने यहाँ बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। अल्लाह करे वो कामयाब हो उसमें, क्योंकि उसमें सबका भला होगा, पाकिस्तान का भी, हम सबका भी, लेकिन दावे बहुत बड़े बड़े। अब राहुल गांधी ने क्या कहा जरा ये सुनवा दो। यहाँ पे तुम्हारे खेत से पैसे नहीं बन रहे हैं, वो देखो चांद है, उस पे मैं तुम्हें खेत दूंगा। आने वाले समय में वहां तुम आलू उगाओगे, वहां मैं मशीन लगाऊंगा और फिर आलू को वापस हम गुजरात में लाएंगे। जी शौकत बसरा साहब, बड़े बड़े दावे इमरान खान साहब के, अल्लाह कह रहे कि वो कामयाब हों, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जी ये राहुल गांधी जो है ये इंडिया के इमरान खान है, क्योंकि दावे बहुत बड़े कर रहे हैं। अमीर अब्बास, मैंने अपने दोनों भाइयों को अनइंटरप्टेड सुना है और ये दोनों जितना टाइम दोनों हैं, दोनों ने जितना टाइम लिया मुझे टाइम दे दीजिएगा। पहली बात तो दोनों भाइयों ने जाती बात मेरे मुतल्लिक की, मैं उसके मुतल्लिक अर्ज कर दूं, मैं ना चोर का साथी हूं ना चोर हूं, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि जिसने इस मुल्क को लूटा है उनको चौकों चौराहों में फांसियां देनी चाहिए। दूसरी बात, मैं पीपल्स पार्टी में भी था तो मैंने कभी किसी करप्ट
चोर डाकू को डिफेंड नहीं किया था। दूसरी बात देखें, मेरे दोनों भाई बड़ी अच्छी अच्छी गुफ्तगू भी कर रहे थे, अल्लाह करे इनका अमल भी ऐसा ही हो, ना इनके लीडरों का अमल ऐसा है ना ही इनका अमल ऐसा है। वो कहते हैं याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। मेरे ख्याल में वो पटा जो होता है वो किसके गले में डालते हैं? मैं पट, एक मिनट प्लीज, मैं बोला नहीं, अब मुझे बात करने पे आ जाओ भाई मेरे, अपने लीडर पे आ जाओ, आपको याद होगा, बताओ आपको अमीर अब्बास, आपको याद होगा कि क्या कहा था मियां शहबाज शरीफ ने? मैं पटा डालूंगा, मैं घसीटूंगा, मैं पेट फाड़ दूंगा, जरदारी मदारी। क्या कहा मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ ने? शहीद बीबी और नुसरत भुट्टो साहबा के नंगे पोस्टर्स, गंदी तस्वीरें जहाजों से फेंकी। क्या बातें करते हो, हमें भाषण देते हो यार। फिर आगे चले, यही मियां नवाज शरीफ उनकी तकरीर निकाल लें, ये कहते हैं जी उनको लेकर आए हैं। देखें, हमें हकायक को दुरुस्त रखना चाहिए कि जी इमरान खान साहब सिलेक्टेड हैं, उनको फौज लेकर आई है। अभी दोनों भाई कह रहे थे ये जनरल जिलानी ने गोद में किसको उठाया था? भोले को। और फिर जियाउल हक ने कहा था ये मेरी रूहानी औलाद है। इजाजुल हक मेरा असल बेटा नहीं है, मेरा असल बेटा मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, ये मेरी रूहानी औलाद है। फिर एक तारीख को दुरुस्त करने के लिए देखें उमर अयूब ने क्या कहा कल असेंबली में। उन्होंने अयूब खान के पोते ने और भुट्टो साहब के नवासे की आपस में बात हुई और अयूब खान के पोते ने कहा कि भुट्टो साहब मेरे दादाजी को डैडी कहते थे। बिल्कुल छोड़ दें इन बातों को यार, आप हकायक पे आओ। अच्छा, हम इमरान खान साहब कहते हैं मैं डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा, लुटेरों को नहीं छोड़ूंगा, तो ये अपने आप को क्यों डाकू और लुटेरा समझना लग जाते हैं? भाई बात ये है, ये बात 100% सही है। हम आपसे हर बात करने के लिए तैयार हैं। शौकत बसरा साहब, मैं आपसे आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता हूं। उमर अयूब साहब ने कल क्या कहा था, जरा सुनवा देते हैं जी। आपकी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। अली भुट्टो अयूब खान को डैडी कहा करता था। हमसे पूछे वहां पे जनाब स्पीकर, उन्होंने हुसैन हक्कानी को एक गद्दार को उठा के पाकिस्तान का सफीर बनाया। जी बसरा साहब, आपकी ख्वाहिश थी तो मैंने कहा पूरी कर देते हैं। मैं बात करूं? अच्छा, दूसरी बात नहीं, दूसरी बात मेरा बात, अभी ये भाषण दे रहे थे मेरे दोनों भाई कि इमरान खान साहब जबान ऐसी इस्तेमाल करते हैं। किसने कहा था कि ये लोहार है मियां नवाज शरीफ को? किसने कहा था कि ये ग्रेटर पंजाब बनाना चाहता है और मुल्क को तोड़ना चाहता है? किसने कहा था मैं इसके साथ जन्नत में भी नहीं जाऊंगा? छोड़ दें यार, आप बात वो करें। आप अच्छा, कुल्फे वाले के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, पापड़ वाले के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, उनकी बात कोई नहीं करता। अब उनकी जवाब दो। एक अदालत ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ ने करप्शन की है, लूट मार की है और 7 साल की सजा दे दी। बाकी बच्चे जो है वो 2 इश्तिहारी हैं, समधी इश्तिहारी है। यहाँ जो बैठे हैं मियां शहबाज शरीफ, वो ग्रंटर ढूंढते फिर रहे हैं इसलिए कि हमें पैसे हम देने के लिए तैयार हैं लेकिन हमारा नाम ना आए। तो फिर ये बातें बड़ी बड़ी और दावे बड़े बड़े करते हैं। तो मैं इनसे सिर्फ यही कहूंगा कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। दूसरों को भाषण देने की बजाय अगर एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो 4 आपकी तरफ भी उठती हैं। चले, मैं हमें भी अपने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इसी तरह की एक चीज दिखाना चाहूंगा। इस बात का हेल्प नहीं करते। मैं इसी तरह की एक चीज दिखाना चाहूंगा शौकत बसरा साहब। अब पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों तनकीद कर रहे हैं कि जी असद उमर साहब को तब्दील किया, इनकॉम्पिटेंट है। इमरान खान साहब डिसीजन मेकिंग नहीं थी, पहले ही किसी मुनासिब शख्स को लेकर आते, 8 महीने ज़ाया कर दिए। कल बिलावल साहब ने भी जिक्र किया। अब मैं जरा आपको दिखाता हूं कि पीपल्स पार्टी का जो पहला दौर था 2008 से लेकर 2013 तक, उस दौर में कितने वजीर खजाना तब्दील किए पीपल्स पार्टी ने 5 सालों के अंदर। अब जरा देखते जाएं, फिर जरा नवाब साहब से बात करते हैं। सबसे पहले लगाया गया जी 31 मार्च 2008 को इसहाक डार साहब को वफाकी वजीर खजाना, जो 13 मई 2008 तक रहे। फिर मुस्लिम लीग नून अलहदा हो गई, इत्तेहाद खत्म हो गया, तो सैयद नवीद कमर साहब को 15 मई 2008 को वफाकी वजीर खजाना बनाया गया, जो 7 अक्टूबर 2008 तक रहे। फिर उनको हटा दिया गया और शौकत तरीन साहब को वजीर खजाना बनाया गया, जो 7 अगस्त 2009 से 28 फरवरी 2010 तक रहे। फिर उनको भी हटा दिया गया और अब्दुल हफीज शेख साहब को वजीर खजाना बनाया गया 5 जून 2010 से
वो 18 फरवरी 2013 तक रहे तकरीबन। और फिर 5वां वजीर खजाना पीपल्स पार्टी लेकर आई सलीम मांडवी वाला साहब को 19 फरवरी 2013 से 16 मार्च 2013 तक। तो नवाब वसान साहब, आपने 5 सालों में 5 वजीर खजाना लेकर आए हैं, उनका भी 8 महीने में एक आया और आप उनके पीछे पड़े हुए हाथ धोगे। नहीं, देखें अमीर अब्बास साहब, हमने ये बातें नहीं कही थी कि जिस तरीके से इमरान खान ने कहा था कि मैं कहीं भी बड़ा जलसा लेके किसी मुल्क के पास भीख मांगने नहीं जाऊंगा, मैं कभी भी IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं कभी भी किसी मुल्क का दौरा प्राइवेट जहाज में नहीं करूंगा। तो जिस तरीके से इमरान खान ने वो बातें की हैं, सारी को सारी कुदरत का करिश्मा, सारी उसके मुंह में लगी हैं। जो जो उन्होंने कहा था वही काम करने, उससे बढ़ चढ़ करके जा रहा है। अगर ये बातें इस मुल्क का वजीर आजम इमरान खान जैसे लोग, इनको तो पता नहीं है कि हुकूमत कैसे चलाई जाती है। आपने ये अयूब खान का जो उनके बेटे पोटे पता नहीं किसका जिक्र किया, यार इसको कंपेयर कर रहे हो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो लीडर था जो दुनिया मानती है, आज होता तो दुनिया पे हुकूमत करता, आज वो होता दुनिया पाकिस्तान कहां से कहां पहुंचता। ये इनका है कि ये इनके शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर बात करें या उनको डेडिकेट, हम ऐसे लानत भेजते हैं इस तरीके से ये कहना कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इनको डेडी कहते थे और ये कहते थे, और इतना झूठ, तो तारीख का हिस्सा बताया जाता है ना, ये तो किताबों में लड़का जो बात कर रहा था, कहीं भी नहीं भुट्टो साहब ने ऐसी बात की। और भुट्टो साहब को दुश्मन भी मानते हैं। आज देखो नवाज शरीफ, जो भी अपोजिशन पार्टियां हैं, भुट्टो साहब को इस तरीके से याद करती हैं, वो इस मुल्क का लीडर था, और जिस तरीके से पाकिस्तान को डॉक्टर साहब से दिया, भुट्टो साहब ने खाएंगे, कुछ नहीं करेंगे पाकिस्तान को। नवाब साहब कह रहे हैं कि इनको काम नहीं करना आता, चोरों लुटेरों की तरह आप कह रहे हैं कि ये लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, इनके अंदर कॉम्पिटेंस नहीं है। अगर हम ये दोनों बातें मान लें, पीपल्स पार्टी की भी और नून लीग की भी, तो ऑपोजिशन तो कम से कम इनके साथ को ताउन करे ना। ऑपोजिशन तो मुल्क को चलाने की कोशिश करे, ऑपोजिशन भी तो टांगे खींच रही है। देखिए, पहली बात यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में ज़रूर ये कहूँगा, आज बसरा साहब को तो शायद शर्म आती हो भुट्टो साहब के बारे में बात करते हुए। वो जरदारी साहब की वकालत करते रहे, ही वाज अ ग्रेट लीडर, जरदारी साहब की वकालत करते रहे और बिलावल की भी वकालत करते रहे। इलेक्शन तक सारी खूबियाँ उन्हें पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत में नज़र आती थी। इलेक्शन जब PTI जीत गई तो वो जो है वो सारी खूबियाँ जो है उधर मुंतकिल हो गई। अब बात यह है कि वो पीपल्स पार्टी की टिकट पे लड़ाई नहीं की। साहब जरा आराम से मेरी आप बात सुने। मैं नवाब साहब की सारी बातों से इत्तेफाक करता हूँ, सिर्फ एक बात से इख्तलाफ करूँगा। नवाब साहब ने कहा कि बसरा साहब को कुछ नहीं मिलने वाला। मेरी ख्वाहिश है और दुआ है कि PTI बसरा साहब की, शौकत बसरा साहब की सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा उठाए और उन्होंने को अहम मनसब अता। अभी वैसे वो स्पोक्स पर्सन है पंजाब में, सिर्फ स्पोक्स पर्सन नहीं, मैं चाहता हूँ मक्के मदीने मैं जी बिल्कुल मेरी दिली ख्वाहिश है, क्योंकि बसरा साहब एक सच्ची बात है, बड़े एनर्जेटिक कारकुन हैं और मेरी ख्वाहिश कमिटेड है और मेरी ख्वाहिश है कि PTI उनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाए। शौकत बसरा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर निसार चीमा साहब आपका बहुत शुक्रिया, और नवाब वसान साहब हमारे साथ थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।